नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। जब भी एजुकेशन की बात करते हैं तो ग्रेट लीडर, भूदान मूवमेंट लीडर आचार्य विनोबा भावे के बारे में याद आती है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत सही बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मान के चलिए आप एक ब्रेड या बेकरी की दुकान में जाते हो और वहाँ से एक पैकेट ब्रेड खरीदते हो। घर आके देखा आपने कि उस ब्रेड में से 3 या 4 स्लाइसेस अच्छे रहे, बाकी जो 6, 7, 8 स्लाइसेस है वो ख़राब थे। तो क्या आप उस ब्रेड को खाओगे? सवाल ऑब्वियसली है, आंसर नो। लेकिन कई बार एजुकेशन पैटर्न को जब हम देखते हैं, इंडियन एजुकेशन को, तो पता चलता है कि कुछ इसी किस्म का एक सिस्टम चल रहा है जो कि सोसाइटी के हित में नहीं है। मतलब एक स्टूडेंट अगर 30 या 40% कमा लेता है तो उसको पास घोषित किया जाता है, लेकिन क्या उसके पास नॉलेज है, वाकई नॉलेज है? क्योंकि उसके पास सिर्फ 40% नॉलेज है, 30% नॉलेज है, बाकी 70 या 60% नॉलेज है ही नहीं उसके पास। तो एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो की जब बात आती है तो ऐसे स्टूडेंट्स के कारण एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो घटते जाता है। तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन को लेकर क्या कंसेप्ट्स नए डेवलप हुए हैं, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बात करूंगा कुछ देर में। ये सारी बातें डिस्कस करने के लिए आज हमने 2 डायरेक्टर्स इन देयर ओन राइट्स, श्री अनिकेत पाटिल, डायरेक्टर ऑफ पाटिल्स क्लासेस, एंड श्री मोहित मेहता, कल्पतरु के फाउंडर डायरेक्टर हैं। इनसे हम बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि एजुकेशन में क्या क्या बदलाव की आवश्यकता है और इनके क्लासेस में किस किस्म का एक माहौल आज डेवलप हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं सर, मैं जानना चाहूँगा, आप दोनों में से कोई भी आंसर कर सकता है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपके क्या कंसेप्ट हैं, आपकी क्या राय बनती है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज़ गुड थिंग जो सरकार ने सोचा है एनईपी के एप्लीकेशन के बारे में। दैट्स अ गुड थिंग, बट somewhere I feel that there has to be a harness on the students, and that was in the form of board exams. बोर्ड एग्ज़ाम्स कहीं तो भी डाइल्यूट होने वाले हैं एनईपी के थ्रू। एंड हमने जैसे कोविड में देख लिया 2 सालों में, जो बच्चा 9th में था, जो बच्चा 10th में था, जब उनको ये पता चला कि 10th की बोर्ड एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाली है, तो वो कितने सीरियसनेस के साथ पढ़ाई हुई थी वो हम जानते हैं। और उसके कारण क्या नुकसान हुआ बच्चों का, ये हमने कोविड के 2 सालों में देखा है। भले ही बच्चा 5th में हो या 6th में हो या 7th में हो या 9th 10th में हो, सारे बच्चों के पेरेंट्स ने और बच्चों ने ये एक्सपीरियंस किया कि पढ़ाई उतनी शिद्दत से नहीं हुई, बिकॉज देयर वाज नो हार्नेस ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑन देम। तो एनईपी में जब ये बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएंगे तो थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है कि स्टूडेंट्स उतने ही शिद्दत से या उतने ही सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करेंगे या नहीं। बट ऑन द अदर हैंड, जो एनईपी के थ्रू स्टूडेंट्स के हाथ में दिया गया है एक कंट्रोल कि व्हाट दे वांट टू परस्यू देयर करियर इन, सो दे कैन चूज दैट एट अ वेरी अर्ली एज। 9th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में ही दे कैन चूज द सब्जेक्ट्स दैट दे वांट टू परस्यू। फ्लेक्सिबिलिटी है, यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट विद एनीथिंग नाउअडेज। कॉम्बिनेशन हो सकता है, स्ट्रीम कोई भी हो सकती है। सो देयर आर सम कॉन्स, देयर आर सम प्रोज। You have to take it with a pinch of salt. सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इनके ये बात को कंटिन्यू करते हुए कि आखिर कंजर्वेटिव एजुकेशन को, इस सिस्टम को, पैटर्न को क्यों बिगाड़ना पड़ा, तोड़ना पड़ा, और नई पॉलिसी क्यों आई? आवश्यकता क्या थी? हमारे देश में लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति चल रही थी, तो वर्षों के बाद में गवर्नमेंट ने विलिंगनेस दिखाई और उसको चेंज करना चाहा। अब कोई भी नया सिस्टम आता है, जब तक वो पूरा इम्प्लीमेंट नहीं होता है उसके बारे में नहीं पता पड़ता है। जीएसटी आया, लोगों ने कहा कि ये गड़बड़ है, और उसमें कंटिन्यूशन में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होते रहे। तो कोई सी भी चीज़ जो है जब कांस्टेंट रहती है तो आगे नहीं बढ़ती, उसमें जितने भी चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं अगर वो कर लिया तो चीज़ें अच्छी बनती है। पहली बात तो ये है कि अपनी मातृभाषा में किसी चीज़ को सीखने से बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होगा वो इसका फर्स्ट पॉइंट है। तो वो बच्चा जो है वो आगे ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे आज यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, 7 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बच्चा जो है वो हिंदी मीडियम वाला जो है वो अंडर 20 आया। तो धीरे धीरे जो है अपने यहाँ के जो
नीचे तबके के लोग हैं जो ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये सब नहीं हो पाता है, तो ये नीति से, शिक्षा नीति से जो है वो उनको भी एक आगे बढ़ने का और अपने आप को परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। एक ज़माना था जब आपको भी मालूम होगा, बिकॉज यू मस्ट हैव बीन स्टूडेंट सम टाइम एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, तो उस ज़माने में जो वीक बच्चे रहते थे, कमज़ोर बच्चे रहते थे पढ़ाई में, केवल वही लोग ट्यूशन जाते थे। और आज इंटेलिजेंट लड़का भी क्यों ना हो, लेकिन उसके पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि तुम जब 0% से इतने लेवल पे आ जाते स्टूडेंट, तो यू आर ऑलरेडी एट अ सर्टेन लेवल, वहाँ से आप और आगे जाइए। तो ये कंसेप्ट के बारे में आप दोनों की क्या राय बनती है? मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी आजकल ट्यूशन क्लासेस ले रहे हैं। देखिए, टीचर या फैकल्टीज़ का मतलब क्या होता है, तो वी आर फैसिलिटी प्रोवाइडर। बेसिकली एक टीचर जो है वो सिर्फ बोलता है या दिखाता है, सीखना तो उसे ही पड़ता है। दूसरी बात ये कि जो आपका क्वेश्चन था कि अच्छे बच्चे, तो बैचेस का डिवीज़न जो है अलग अलग तरह से होता है। जिसकी लाइन जहाँ तक खींची है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई 80% ला रहा है तो उसका मतलब 20% उसका मिसिंग है, जो आपने शुरुआत में कहा विनोबा। तो उसकी वो 20% की जो गैप है उसको फिल करना कैसे, उसके लिए क्या टेक्निक्स रिक्वायर्ड होगी, वो उसको देना पड़ता है। और जिसको 20% आ रहे हैं उसमें जो कंटिन्यूटी नहीं है, जो उसको पढ़ाई जो है बोर लग रही है, पहले उसको इंटरेस्ट डेवलप करवाना पड़ेगा कि पढ़ाई में इंटरेस्ट आए। क्योंकि दोनों का ब्रेन तो एक ही है, लेकिन जो टाइम डिवोशन है वो अलग अलग है। तो इसलिए ये दोनों को ही उठाना जो है वो टीचर का ही काम, चाहे वो 20% वाला हो या 80% वाला हो। You would like to add something? No, same thing. Okay. Enhancing the ability is the main Student. thing. Yeah, जी, that वो the teacher should do. important है। Yeah. जी, एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर आते सर, और आप दोनों ने कंबाइन करके कल्पतरु नाम का एक इंस्टीट्यूट खोला है, और मेरे ख्याल से 1 जनवरी को उसका उद्घाटन हुआ है। तो ये कंसेप्ट क्या है और ये नाम का मीनिंग क्या होता है फिर कल्पतरु? कल्पतरु नाम का मतलब एग्जैक्टली क्या है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कल्प वृक्ष निकला था, उसको हम कल्पतरु कहते हैं। जैन सिद्धांत के अनुसार जो है, आज से लाखों साल पहले सिर्फ कल्प वृक्ष होते थे और लोग उसके पास में आकर अपनी विश पूरी करते थे। तो कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके अंदर आकर आप अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। उसके अलावा प्राकृत भाषा में कल्प का मतलब होता है निश्चय, तरु। तो इस वृक्ष के अंदर आप अपनी किसी भी चीज़ का निश्चय करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है। ये सारी विश जो है, अगर आपने पूरा सिस्टम फॉलो करा, एक एक चीज़ जो है वो सुनी, तो आपकी ये विश डेफिनेटली पूरी होगी। वेरी आइडियल नेम है, और एक एंशिएंट नेम भी आपने सेलेक्ट किया। एनीथिंग ऑन यू? So we got along with him because उसमें से एक जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि इस पेड़ के नीचे जो आप विश करोगे वो पूरी होती है। जी, That is the best part of the क्लासेस में जो आएगा तो उसके विशेष पूरे होना ही होना है। बिल्कुल, यस यस। आपका फिर एसोसिएशन कैसा हुआ सर, और किस किस्म के बेसिस पर आपने कंबाइन करके ये क्लास या इंस्टीट्यूट खोला है? हमारा 10 तक तो इंस्टीट्यूट था ही, पाटिल्स क्लास इस नाम से। सो हम ये सोच रहे थे कि सेम काइंड ऑफ क्वालिटी, सेम काइंड ऑफ डेडिकेशन, सेम काइंड ऑफ पैशन 11th-12th में भी रहना चाहिए। जो भी हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा जिनके साथ, उनके थ्रू, हम दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू ये सेम पैशन या सेम रिजल्ट्स हमने देने चाहिए। तो मोहित सर से हमारे बहुत पुराने संबंध है। पाटिल सर, हम उनसे बहुत पुराने समय से जानते हैं उनको। तो एग्जैक्टली सेम नेचर, डेडिकेटेड टूवर्ड स्टूडेंट्स। कमर्शियलाइजेशन से इतना कोई नाता नहीं, ओनली रिलेटेड टू कि स्टूडेंट्स का एनहांसिंग कैसा कर सके, स्टूडेंट्स का एनरिचमेंट कैसा कर सके, इसके बारे में 24 घंटे जिनके दिमाग में चलते एबिलिटीज रहता को था। एनहांस करना है, बस जैसे आपने कहा। तो वो हमारे पाटिल सर के भी दिमाग में वही रहता है 24 घंटे, और सर के भी साथ वही है, सर का भी सेम है नेचर कि हम क्या करें और जिससे बच्चा एनरिच हो जाए, काबिल बने अपने लाइफ में। और पढ़ाने की टेक्निक्स वगैरह सब मिलते जुलते थे।
जी। एग्जैक्टली सेम। जी। तो इसीलिए हमने सोचा कि साथ में आके कुछ और बड़ा करते हैं, इससे और बड़ा करते हैं। आमतौर पर देखा गया है सर, कई सारे क्लासेस में ये एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में उस जो क्रीम ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनको पिकअप करके उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको कोच किया जाता है, विच इज़ नॉट अ टफ टास्क, क्योंकि ऑलरेडी उसका वो एक पर्टिकुलर लेवल तक इंटेलिजेंस है। रियल चैलेंज लाइज कि अगर वो लड़का बिल्कुल बेसिक नॉलेज रखता है, सिर्फ उसको उस एबिलिटीज़ को एनहेंस करना, तो इसमें आप कल्पतरु के क्लासेस के माध्यम से कैसे करोगे? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सभी का दिमाग एक जैसा जैसा है। नहीं होता। सबसे पहले तो क्या है कि उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं बन रहा है, या उसको वैसा सर्कल नहीं मिला। तो नॉर्मली जहाँ पर भी आप, जो कमर्शलाइज इंस्टीट्यूट है उनका काम क्या होता है, टॉप 5 स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत करके वो रिज़ल्ट ले आते हैं और अगले साल उसको पब्लिश करके और भीड़ इकट्ठा करते हैं। जो बाद के बच्चे हैं उन पर इतना ध्यान नहीं जाता, और ये सारी चीज़ें जो है वो शुरुआत के 5-6 मंथ्स में हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ बच्चे को ये फील होता है कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँ, एक कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट। कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट। तो जब तक हम सब्जेक्ट्स को इतना इजी बनाकर नहीं देंगे तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाती। तो पहला मेरा काम ये होता है, या हमारी पूरी फैकल्टी टीम का काम ये होता है कि उनको सब्जेक्ट जो है वो फ्रेंड जैसे लगे। जब वो फ्रेंड लगने लग जाते हैं तो टाइम स्पेंड होने लग जाता है, सारी चीज़ें जो है सॉल्विंग करते हैं, और जब उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर प्रॉपर डाउट सेशंस, ठीक है, ये पूरी साइकिल जब तक होती है, और उनको शुरुआत के फर्स्ट 2-3 मंथ्स जो है ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है। फिर उसके बाद में एक कंटिन्यूटी बनती है, क्योंकि जब बच्चे को कुछ गेन होता है ना तो वो और एफर्ट लगाता है। फिर ये प्रोसेस के कारण जो है वो रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। जी, अल्टीमेटली उसका कॉन्फिडेंस एनहेंस करना, उसकी एबिलिटीज़ अपने आप एनहेंस हो जाती है, ये आपका कहना है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से ऑन दैट? आपने जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट बोला, तो हमारे यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट को एज एक थ्रेशोल्ड लेवल माना जाएगा कि वो जब एंटर हुआ हमारे इंस्टीट्यूट में तो उसका क्या लेवल था। एंड आफ्टर 2 years, आफ्टर आवर टीचिंग, आफ्टर आवर सिस्टम, व्हेन ही फॉलोड द होल सिस्टम, फिर उसका क्या लेवल हुआ। सो ये जो डिफरेंस है ट्रैक रखेंगे, तो एक्चुअली ये स्क्रीनिंग हमारा हो जाएगा, हमारे सिस्टम का स्क्रीनिंग हो जाएगा। सो हाउ फेयर इट वाज। हाँ, हाउ फेयर इट वाज। तो बच्चे की स्क्रीनिंग का ऐसा नहीं है कि अगर कोई वीक भी रहा तो भी हम रिजेक्ट नहीं करते। वी बिलीव इन ईच एंड एवरी स्टूडेंट। उसका जो एग्जिस्टिंग परसेंटेज है, उस एग्जिस्टिंग परसेंटेज से वो 100% ऊपर जाएगा, इसकी गारंटी है। बट वो कितना ऊपर जाएगा, दैट इज अगेन डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट कि वो कितनी मेहनत करता है। बट उसकी जर्नी वंडरफुल रहेगी, दैट इज फॉर श्योर। कल्पतरु की एक और खासियत ये देखा है मैंने ब्रोशर पे कि 10 आवर्स बैच। तो 10 आवर्स क्या है, कंटिन्यूस सेशन होता है या फिर बाद में आप ब्रेक्स देते हो, या उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, आइडिया क्या है? साइंस सब्जेक्ट जो है वो एप्लीकेशन वाले हैं, और यहाँ पर हम कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, वी आर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जब बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है तो उसको थ्योरी पढ़ाकर नहीं हो सकता, राइट। उसको मैदान में उतारना पड़ेगा, राउंड लगवाना पड़ेंगे, घंटों मेहनत करना पड़ेगी, तब जाकर वो आगे सिलेक्ट होगा। तो ये सब्जेक्ट भी एप्लीकेशन वाले हैं, और एप्लीकेशन का मतलब है कि जितना ज़्यादा आपने टाइम दिया, जितना आपने सॉल्विंग करा, उतना रिजल्ट आया। 6 घंटे की बैच हो या 10 घंटे की बैच हो, दोनों में टीचिंग आवर्स सेम है, 3.5 घंटे, 3.5 आवर। लेकिन उनसे काम निकलाकर उनका रिजल्ट निकालना है, ये ज़्यादा होता है 6 घंटे के कंपैरिजन में, 10 घंटे में ज़्यादा होता है। क्योंकि क्या होता है, 6 घंटे में बच्चा अगर मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, तो घर जाकर वो स्टडीज़ करके रखेगा। लेकिन ऐसे करने वाले सिर्फ 25% बच्चे होते हैं, बाकी के 75% बच्चे जो है वो टालने की आदत होने के कारण चलो बाद में करते, और वो रात हो जाती है और फिर अगला दिन आ जाता है, फिर क्लासेस होती है। तो 10 आवर की बैच से स्पेसिफिकली उन बच्चों को एडवांटेज मिलेगा जो 75% बच्चे छूट जाते हैं, और वो घर पे ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन जो है वो स्टडीज़ में नहीं कर पाते। उनका मन बोलता है करना है, लेकिन फिर किसी न किसी रीज़न के कारण वो छूट जाते। तो वहीं पे बिठाकर काम करवाना, ये है 10 आवर्स का। बट ये लॉन्ग सेशंस में बच्चे फिर फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाते सर? और यू कीप देम
in good spirits. Yeah, we give them frequent breaks, 5 minute in 2 lectures के बीच का. After the teaching, they have a half an hour break for lunch and all, and then they come back to DPP sessions. So they are in good spirits definitely, because teaching करने वाले जो faculties हैं, जो directors हैं, जो teach करते हैं, they themselves keep them in such a good spirit. क्लास का माहौल, क्लास का एटमॉस्फेयर इज सच अ लाइट. और कुछ दिन के बाद शायद बच्चा भी उसको अडेप्ट कर लेता अपने आप. जी जी. इन सब का नतीजा है सर रिजल्ट्स. तो कल्पतरु के रिजल्ट्स के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? कल्पतरु के रिजल्ट जो हैं, ऐसे कल्पतरु नया नहीं है, क्योंकि मैं खुद 26 साल से पढ़ा रहा हूँ. पाटिल सर जो हैं वो 34 ईयर्स से हैं. तो हमारे रिज़ल्ट जो हैं, जो हमारे पहले के रिज़ल्ट रहे हैं, वही रिज़ल्ट बोल सकते हैं. एम्स में IR 7 पीयूष ओस्तवाल का निकला था. 33 रैंक अभिषेक सेठी की निकली थी IITs पे. तो ऐसे अंडर 100 की भी बात करूँ तो नागपुर में पिछले 15 सालों में अंडर 100 जितने बच्चे आए हैं, उसमें से 50% से ज़्यादा मुझसे पढ़े हुए हैं. तो ये रिज़ल्ट्स. उसके अलावा कुछ ओलंपियाड्स की बात करते हैं तो फिजिक्स ओलंपियाड में, जिसमें टॉप 330 स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं फर्स्ट लेवल में, उसमें हर साल 2-3 बच्चे रहते ही हैं. कल्पतरु. हाँ, मुझसे पढ़े. कल्पतरु मैंने कहा नया है, लेकिन हम लोग जो हैं वो पुराने हैं. तो इसलिए हमारा जो बैकग्राउंड रहा है उसमें हर साल इतने. अब जैसे लास्ट ईयर जो है IIT मेंस में टोटल नागपुर से 4 बच्चे जो है 100 परसेंटाइल लेकर आए, और वो चारों बच्चे जो है वो मुझसे पढ़े. तो ये मेरे प्रीवियस इंस्टीट्यूट का रिजल्ट रहा. लेकिन अभी 2 स्ट्रॉन्ग एजेंट्स अगर सामने आ जाए तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स आर बाउंड टू जेल वेल आल्सो. जी. डेफिनेटली. या सर, अक्सर जैसे आप दोनों में से किसी ने कहा भी कुछ देर पहले कि कमर्शलाइजेशन हो रहा है एजुकेशन का वगैरह. बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स वगैरह लगा देते हैं. 10, 12, 20, 25 फोटोज चिपका देते हैं, भले वो उनके इंस्टीट्यूट के हो ना हो. ऑल पब्लिसिटी गिमिक्स है ये सब. तो कल्पतरु इसको कैसे देखता है, या फिर डू यू सपोर्ट इट? नहीं, सपोर्ट तो कोई नहीं करेगा इस चीज़ को. नो वन विल सपोर्ट दोज हु आर रियली इनटू दिस फील्ड फॉर टीचिंग. मेरी या हमारी हमेशा ये इच्छा रहती है कि कैसे स्टूडेंट को जो जिस लेवल पे है उस लेवल से ऊपर लेके जा सके हम. उसके लिए अगर हमें थोड़ा आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ा, विच इज़ नॉट इन टू अवर लिमिटेशंस, तो भी हम हमारे लिमिट्स पुश करके उस बच्चे का एनहांसमेंट कैसे हो इसकी कोशिश करते हैं. एक प्रोटोकॉल बना के रख दिया, एक SOP बना के रख दिया और इसी तरीके से चलेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हम. बिकॉज वी आवरसेल्व्स आर द ओनर, वी आवरसेल्व्स आर द टीचर्स. तो हमारे जो पढ़ाने का तरीका रहेगा या हमारा जो चिल्लाना निकलेगा वो हमारे पेट से निकलेगा. वी आर नॉट इनटू सम काइंड ऑफ अ बिजनेस. क्योंकि आप दोनों खुद उसमें इन्वॉल्व. एग्जैक्टली. तो ये जो कमर्शियलाइजेशन है ये ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता. जो रियली टीचिंग करेंगे वो दे विल गो फॉर अ लॉन्ग वे. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, द कमर्शियल टीचिंग एंड रियल टीचिंग. राइट. अ वेरी बिग डिफरेंस. यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? कई बार क्या होता है, गांव में बैठे बच्चे जो हैं उनको ये लगता है कि किसी कोचिंग में जाकर ही सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि मार्केटिंग हर चीज़ की ऐसी हो जाती है जी. कि वो उनमें कॉम्प्लेक्स आ जाता है. उनको ये लगता है कि नहीं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो इसलिए मेरा सिलेक्शन IIT या नीट में नहीं होगा. लेकिन आज की तारीख में अगर आप थोड़ा सर्च करोगे और डिसिप्लिन में रह के काम करोगे तो आप अपने प्लेस पे रहकर भी रिज़ल्ट निकाल सकते हो. बस यही है कि आपका स्क्रीनिंग टाइम कम हो, प्रैक्टिस ज़्यादा हो, और वो पेन और पेपर लेकर. तो जो दूर बैठे गांव में बच्चे हैं उनको कुछ भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी ने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को लगाया है तो उनका सिलेक्शन होगा. वहाँ पर जाने वाले लगभग 90% बच्चे सिलेक्टेड नहीं रहते, और आप घर पे बैठ कर भी सिलेक्ट हो सकते हो अगर आप घर पे बैठ कर डिसिप्लिन में रहे.
वो विल होना सर, दैट हेल्प्स। जी जी। आपने गांव की बात की और डिस्टेंस प्लेसेस की बात की उसने आपने, तो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शुरू हुआ था, स्कूलों के एक कंट्रोवर्सी भी हो गई। तो आप एज एजुकेशनिस्ट या एजुकेटर्स क्या समझते हो कि ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है? क्योंकि जैसे ऑनलाइन अगर सर की बात सुने तो ऑनलाइन वो दूर दराज का बच्चा भी शायद बेनिफिटेड हो जाए। स्टूडेंट अगर सीरियस है और डिसिप्लिन मैनर में पढ़ता है तो ऑनलाइन टीचिंग उसके लिए बिल्कुल रिकमेंडेबल है, प्रोवाइडेड ही सिंसियर। प्रोवाइडेड ही सिंसियर। बट जैसे सर ने बोला 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव या 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने मेहनत करनी चाहिए, हमारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बट वो 90% ऑफ द स्टूडेंट से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। क्या क्या रीजंस क्या होंगे सर? रीजंस अभी देखिए सर, इफ द स्टूडेंट इज सिटिंग इन द क्लास तो उसका कंसंट्रेशन का स्पैन होता है 25 to 30 मिनट्स का, और यही बच्चा अगर घर पे लैपटॉप के सामने बैठा है तो उसका कंसंट्रेशन का स्पैन होता है अगला नोटिफिकेशन आने तक। अगला नोटिफिकेशन आएगा 2 मिनट में, इंस्टाग्राम का या गेमिंग का जो इसके दोस्त है व्हाट्सएप का, उतना उसका कंसंट्रेशन स्पैन। जैसा नोटिफिकेशन आया उसके ऊपर क्लिक होगा, जैसे उसके ऊपर क्लिक हो गया क्लास खत्म, गेम चालू। सो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स का डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ गया बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग टाइम कि वो चाहते हुए भी ऑनलाइन पैटर्न में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सके। और इसी के कारण हम आज बोलते हैं कि पेरेंट्स हैव अंडरस्टूड द रियल वैल्यू ऑफ ऑफलाइन टीचिंग। हमने जो ड्रास्टिक चेंज देखा अभी पेरेंट्स के बिहेवियर में कि ऑफलाइन क्लासेस को लेके, दे आर वैल्यूइंग ऑफलाइन क्लासेस लाइक एनीथिंग नाउअडेज। तो डिस्गाइज इन गुण जो बोलते हैं ना, कि अच्छा हुआ एक बार पता चल गया सबको कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑफलाइन टीचिंग। अदरवाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड एडटेक कंपनीज वर मार्केटिंग देमसेल्व्स इन सच अ वे कि सब कुछ वही है, ऑफलाइन तो कुछ भी नहीं था। बट दैट्स अ गुड थिंग वॉट एवर हैपन इन दिस 2 years। कमिंग बैक टू कल्पतरु सर, आपने कुछ एक नया डिवाइस ढूंढ निकाला है, 3D इमर्सिव कोचिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज इट? 3D immersive learning is 3-dimensional teaching. फॉर एग्जाम्पल पहले किसी बायोलॉजिकल पार्ट या बॉडी पार्ट को समझाने के लिए एक बायोलॉजी टीचर को कम से कम 25 to 30 मिनट्स लगते थे टू ड्रॉ इट इन फ्रॉम ऑल द डिफरेंट डायरेक्शंस कि राइट हैंड व्यू कैसा है, लेफ्ट हैंड व्यू कैसा है, फ्रंट, टॉप, बॉटम, बैक साइड। तो हर एक व्यू से ड्रॉ करने के लिए अगर बोला जाए किसी टीचर को तो इट यूज टू टेक 25 to 30 मिनट्स एंड आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन। 3-dimensional टीचिंग में वी गिव 3-dimensional सपोर्टेड ग्लासेस, VR ग्लासेस जिनको बोला जाता है, एंड VR ग्लासेस आर used by the students, and we have the technology through which we convert the 2D content into 3D content on the screen. So now the students can see that same heart from left hand side, right hand side, bottom, top, back side, everything within 5 minutes, because the teacher who is teaching, he has the control in their hand, and they control it, rotate it, they just change the direction, and through that the student is able to see each and every part, sub part of that larger part of the body. So 30 minutes plus explanation used to take something around 1 hour of lecture, that happens now in 15 minutes. The main thing is to save time when you are dealing with such a vast course for the 2 years 11-12 standard. क्या बैच साइज क्या होती है सर एज ए 3D टेक्नोलॉजी के लिए आइडियली? 40 स्टूडेंट पर बैच। 3D जो बैच है वो सभी बच्चों के लिए वो अवेलेबल होगा 3D का, और इसका कंटेंट जो है यानी जो सिस्टम रहेगा वो इस तरह का रहेगा कि आपने आज क्लास अटेंड करी है, कल उसका रिकेप जो है वो 3D के थ्रू हो जाएगा। लेकिन ये ऑल लेक्चर्स में नहीं है, ये मान सकते हैं कि 50% लेक्चर में ये पॉसिबल रहेगा। राइट। मीन्स आपने पहले
जो अभी तक हमारा पद्धति चल रही थी, पैटर्न चल रहा था कि पहले किसी से सीखा है, फिर उसका रिकेप होता है, तो रिकेप नेक्स्ट डे जब वो 3D विजुअलाइजेशन के फॉर्म में होगा तो वो ज़्यादा उसके मेमोरी में रहेगा। जी, विजुअल इम्पैक्ट हमेशा एक ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। अगर आप एक हिस्ट्री बुक में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को पढ़ोगे ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन आप उसको स्क्रीन पर देख लोगे, फॉर एग्जांपल शिवाजी महाराज, तो उनका पूरा लाइफ बर्थ लेके डेथ तक जो भी उनके इंसिडेंट्स हुए, दैट रजिस्टर्स इन योर माइंड क्विकली। यही कंसेप्ट है आपका भी। यस। जी जी। ये प्रोग्राम सर कई सारे हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो उनके जहन में एक बात आई होगी कि भाई वाई शुड आई जॉइन कल्पतरू। तो आप क्या रीजंस से जस्टिफाई करोगे कि कल्पतरू इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर गेटिंग एजुकेटेड? हमारा मोटो ये है कि हम काम करते हैं, लेकिन मेनली रिजल्ट किस तरह से आते हैं जब बच्चों से काम करवा लेते हैं। और उसके लिए एक जो चीज़ ज़रूरी है सिस्टम में वो है 3M: मेंटरिंग, मॉनिटरिंग और मेथड। तो मेंटरिंग सालों से करते आ रहे हैं, और बच्चों का क्लास में जिस तरह से उनका बिहेव चेंज हो रहा है, उनकी पोस्चर किस तरह का है, उनकी आंखें जो है वो बता देती कि कल उन्होंने क्या क्या किया। तो मेंटरिंग मेन पॉइंट है। मॉनिटरिंग सभी लोग जो है वो मिलकर करते हैं, कॉपी चेक करना, ये सारी प्रोसेस जब बच्चा किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ना तो ही उसका रिजल्ट आएगा। ऑनलाइन में वही प्रॉब्लम थी कि उसको किसी को रिप्लाई नहीं करना है, और यहाँ पर जो मेंटरिंग, मॉनिटरिंग और मेथड में हम लोगों ने 3D एंड 2D अकाउंटेबिलिटी, तो ये चीज़ करी है। तो उसके कारण आप फेथ रखकर हमें अपना बच्चा सौंप सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी जो इनपुट चाहिए वो टाइम टू टाइम बैठकर हम साथ में मॉनिटरिंग करके, मेंटरिंग करके उसको समझाते हैं। जी। यू एग्री विथ हिम? या सेम पॉइंट्स। सर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, जैसे कि एजुकेशन के चाहे आप क्लासेस लगाओ नहीं लगाओ, एक रिज़ल्ट आता है। इस रिज़ल्ट के बेसिस से उस बच्चे को इवेलुएट करना कि वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना वाइज है, ये थोड़ा गलत हो जाता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। 90% किसको मिला, जिस किसी को मिला, तो ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर सम एंट्री इन सम टेक्निकल कोर्स, लेकिन 89.9 मिला तो ही इज़ डिसक्वालीफाइड। तो 89.9% वाला बच्चा बुद्धू तो नहीं है, तो उसके साथ एक इनजस्टिस हो रहा है। तो इस प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम को जिस तरह से इवेल्यूएट किया जाता है, तो आर यू हैप्पी विद दिस? कहीं ना कहीं देयर हैज़ टू बी दिस काइंड ऑफ कंपटीशन। इवैल्यूएशन के तरीके बहुत सालों से चेंज करते आ रहे हैं। आई विल बी टॉकिंग अबाउट CBSE बोर्ड मोर बिकॉज आई नो मोर अबाउट दैट। तो CBSE बोर्ड में दे are trying to do the changes for this kind of evaluation. Or they are not depending only on one exam. They take 6 exams in a year overall, and they are trying to take from 10% from every exam. If the exam is small, then take only 10% from it. If the exam is big, then take 40% from it. And that's how they are evaluating the total marks. कि overall बच्चे का परफॉर्मेंस पूरे साल भर में कैसा था। तो आई फील दैट ऐसा इवैल्यूएशन के बाद अगर 90% और 89.5% वाले के बीच में थोड़ा सा ये हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो उसको इनजस्टिस बोलना चाहिए कि नहीं। दैट आई एम लिटिल बिट डाउटफुल बिकॉज़ हाँ, इट शुड बी कॉल्ड कंपटीशन, कट पॉइंट। इट शुड बी कॉल्ड कंपटीशन या कट पॉइंट। बट मैं मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से एक बता सकता हूँ कि 89.5% वाला बच्चा आगे लाइफ में 90% वाले बच्चे जितना ही सक्सेसफुल रहेगा या उससे भी आगे होगा। द ओनली थिंग इज कि हार्ड वर्क हैज़ टू बी केप्ट। मेहता सर, आपसे एक सवाल पूछनी है। जैसे एक कंसेप्ट है, खूब मेहनत कर रहे बच्चे लेकिन रिजल्ट वो नहीं आ रहा जैसे आना चाहिए, उससे अच्छा स्मार्ट वर्क करो तो फिर शायद हो सकता है कम समय में कम एनर्जी के साथ आप उस मकसद को पा सकते हो। तो योर टेक ऑन इट। देखिए क्या होता है कि पढ़ाई के लिए कुछ टेक्निक्स होती है, और वो टेक्निक्स को फॉलो करना उसको कहते हैं स्मार्ट वर्क। और उसकी शुरुआत जो होती है वो होती है आप पहले खुद लर्न करो, बी ए टीचर ऑफ योर सेल्फ। तो अगर कहीं पे भी हम क्लास जा रहे हैं,
अगर हम उसमें प्री रीडिंग वाला पार्ट करेंगे और फिर क्लास में जाएंगे तो हम इवन 30-35 मिनट जो कहा जाता है कि वो कनेक्टेड टाइम रहता है, लेकिन वो बढ़कर 90 मिनट्स तक चला जाता है। और ये पहला पार्ट आपने प्री रीडिंग वाला करा, फिर उसके बाद में क्लास में एक्टिव लर्निंग करा, फिर उसके बाद में आप प्रॉपरली नोट्स को रीड करा और फिर सॉल्विंग लाइक एग्ज़ाम करी, तो ये जो वर्क है इससे आपके आउटपुट ज़्यादा निकलेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमारे पास में कितना टाइम है, हम वो टाइम को 10 घंटे भी दे देंगे, लेकिन जब तक हर चीज़ के लिए स्पेसिफिक टाइम नहीं करेंगे, अगर मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया और कहा कि ये अगले दिन करके लाना है, 4 लोगों ने मिलकर करा और कितने मिनट लगाए, 1 घंटे लगाए, तो ये गलत है। एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली आपको 5 to 6 मिनट देना है, नहीं आए तो आपको बैक जाना है, रीड करना है। जो बुक आप पढ़ रहे हो हो सकता है हाई लेवल की, उससे लोअर लेवल की बुक पढ़कर आप फिर रीअटेम्प्ट करो, नहीं आता है तो फैकल्टी से पूछो। तो कुल मिलाकर आपके हाथ में 24 घंटे, और उसको अगर आपने सही तरह से यूटिलाइज करा समझते हुए, तो उसको बोलेंगे स्मार्ट वर्क विथ टेक्निक्स। So you are in favor of smart work. About you? Even I am also in favor of smart work. That's why we are going with the new technology Right. through which the smart work will get enhanced. कल्पतरु के बारे में और क्या बताना चाहोगे? We are running out of time. कल्पतरु का होलसम एम जो है वो है कि हर एक को चांस मिले और हर एक को एक टॉप नॉच फैकल्टी के थ्रू टीचिंग मिले। Each and every student should get that chance in their lifetime with a proper system. He or she will be able to cope up with our classes. मतलब fair play. Fair play. Your message to the people, sir. Students in particular, parents in particular. मेरा मैसेज यही है कि आप सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि हमें करना क्या है। Yes. और उसको अपने एक ऐसे प्लेस पर रखिए जहाँ पर आप उसको दिन में 2-3 बार देखें, और उसके लिए हमेशा आप एनालिसिस करते रहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है तो किसी परफेक्ट टीचर के पास में जाकर जो है वो पता करिए कि मेरी तरफ से जो एफर्ट्स लग रहे हैं उसमें क्या कमी है। तो मेरा यही मैसेज है कि एक लक्ष्य निर्धारित करिए और उसके लिए आप कंटिन्यूशन में एफर्ट्स लगाते रहिए विथ डिसिप्लिन और स्क्रीन टाइम को कम करते हुए, तो आप सब कुछ पा जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। एक कंसेप्ट है कि बाजू का लड़का इंजीनियर बन गया तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर बनना चाहिए। ये कंसेप्ट हम कई सालों से देख रहे हैं, तो पेरेंट्स को इस बात को लेकर आप क्या करोगे? मतलब फोर्सफुली किसी को एक पर्टिकुलर फील्ड में लगा देना, जैसे सर ने कहा कि एक कंसेप्ट निर्धारित कीजिए और फिर उसके बेसिस पर आप जी, आपका क्या मैसेज रहेगा पेरेंट्स के लिए? मैं पेरेंट्स को मेसेज मराठी में दूँ? हाँ, चलेगा नमस्कार मंडळी. मला असं वाटतं की आपला जीवनातला एम जो आहे तो एम मुलांनी स्वतः जर का डिसाईड केला किंवा त्यांनी स्वतःचा निर्णय स्वतः घेतला एमला घेऊन, तर तो एम किती मोठा असो किंवा किती छोटा असो, ते त्याला पूर्ण इच्छेने आणि आपलं पूर्ण मनाने त्याच्या मागे लागतील. तर एम जो है किंवा एम जो है वो पेरेंट्स ने बच्चों को डिसाइड करने देना चाहिए, भले ही कितने बेसिक लेवल पे हो या कितने भी बड़े लेवल पे हो। वो जिसका एम है उसी ने अगर डिसाइड किया तो वो उसको पूरी शिद्दत से पीछे लगता है, वॉलंटरी विश जो है उसका। एंड नाउअडेज देयर आर मेनी स्ट्रीम्स, so we should give that freedom to the students. Correct. To choose their aim on their own. Thank you so much, sir. It was a pleasure talking to both of you. Thank you.